हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। जैसा आप जानते हैं कि अभी जस्ट जो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं आपके दिसंबर 2022 टर्म के लिए, जो कि 5 जनवरी से आपके एग्ज़ाम हो रहे थे और जो ओवर हुए हैं उनके सजेस्टेड आंसर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अभी हम करने वाले हैं पेपर नंबर 12B जो कि ऑडिट पोर्शन है, उसके पेपर का सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके सेक्शन बी ऑडिट पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो देखिए क्या पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, चेकलिस्ट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन अपने नोट्स में भी है। क्या है इसका मतलब समझिए। देखिए चेकलिस्ट होती क्या है। चेकलिस्ट होती है सर एक ऐसी लिस्ट जो कि ऑडिटर बनाता है ताकि कोई काम चेक होने से रह ना जाए। जैसे अपन अपने घर की पैकिंग करते टाइम पे कहीं घूमने जा रहे हैं तो लिस्ट बना लेते हैं कि ये मैंने डाल लिया है ना, कपड़े रख लिए हैं, जूते रख लिए हैं, ईयरफोन्स रख लिए वगैरह वगैरह। तो वैसे ही चेकलिस्ट होती है। तो ऑडिटर जब चेकलिस्ट बनाता है तो किसको देता है? अपनी टीम को देता है और बोलता है कि ध्यान रखना कि ये सारे काम चेक हो जाने चाहिए, इनमें से कुछ बाकी ना रह जाए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि चेकलिस्ट किसको फॉलो करनी होती है? तो चेकलिस्ट ऑडिट असिस्टेंट जो होते हैं, हमारे टीम मेंबर जो होते हैं, उनको फॉलो करनी होती है। तो आंसर रहेगा आपका डी, ऑडिट असिस्टेंट्स को फॉलो करनी होती है। इंटरनल ऑडिटर नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं, ऑडिट कमेटी नहीं, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर तो जब अपनी ऑडिट करेंगे तो चेकलिस्ट बनाएंगे। फॉलो किसको करनी है? उनके असिस्टेंट को फॉलो करनी है, राइट। तो आंसर रहेगा ऑडिट असिस्टेंट, राइट। सेकेंड पॉइंट, परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेंट्स। आप सभी जानते हैं कि जब जब हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो एक हम परमानेंट फाइल बनाते हैं और एक हम टेम्परेरी फाइल बनाते हैं, जिसको हम करंट फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 साल से ही रिलेटेड होती है इसलिए इसको करंट फाइल बोला जाता है। और परमानेंट फाइल ऐसी होती है जो हमें लंबे टाइम तक हम स्टोर करके रखते हैं और वो बाद में भी हमारे काम आएगी, राइट। ओके, तो इसको मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जनरली वो चीज़ें जो पर्टिकुलर 1 साल से ही रिलेटेड होती है या वर्किंग के तो टाइम पे काम आती है, बाद में काम नहीं आती है, तो वैसी चीज़ों को तो हम करंट फाइल में रखते हैं और जो मेजर आइटम्स हैं उनको हम कहाँ रखते हैं? परमानेंट फाइल में रखते हैं। अब सर यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बाद में भी काम आएगी या जिनको यहाँ पे रखा जाएगा? तो सुनिए सर, कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर नहीं, ये पर्टिकुलर इस साल के ऑडिट से रिलेटेड है और ये पर्टिकुलर करंट फाइल में आता है। ऑडिट प्रोग्राम भी नहीं आएगा और एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेज ये भी नहीं आएगा। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो एंड ट्रेंड्स, यस, ये आपका सही जवाब होगा। इसके लिए आपको एक टेबल भी बना के हमने दे रखी थी नोट्स में, जिसमें अलग अलग लिखा है कि परमानेंट में क्या आता है और टेम्परेरी में क्या आता है, राइट। ओके, तो यहां पे भी आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑडिट रिस्क। कौन सी ऐसी रिस्क है जो एक ऑडिट रिस्क नहीं है? तो देखिए 3 तरीके की रिस्क आपको बताई हुई है ना। कौन कौन सी? आप जैसे वैसे अलग बताए थे, कंट्रोल अलग बताए थे, रिस्क अलग बताए थे ना, फिर भी बता देते हैं प्रिवेंशन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क और कंट्रोल रिस्क। प्रिवेंशन रिस्क का मतलब है कि प्रिवेंटिंग कंट्रोल, ये बेसिकली कंट्रोल के टाइप होते हैं, पर ऐसी रिस्क भी होती है कि सर हम ऐसे कंट्रोल लगाएं कि रिस्क को होने से रोक लें या फ्रॉड को होने से रोक लें, तो वो प्रिवेंटिव कंट्रोल हो जाता है। फिर आता है डिटेक्टिव कंट्रोल, जो अगर गलती होगी तो उसको ढूंढने का काम करता है। फिर आता है करेक्टिव कंट्रोल, जो कि ढूंढी हुई गलती को सुधारने का काम करता है। तो ये 3 तरीके के कंट्रोल होते हैं, पर ये 3 तरीके के कंट्रोल कौन सी रिस्क पे लगाने हैं? तो उसके लिए रिस्क हो जाती है हमारी डिटेक्शन रिस्क हो जाती है, कंट्रोल रिस्क हो जाती है और इनहेरेंट रिस्क हो जाती है। समझ गए? तो ये 3 तरीके की रिस्क है और इनको रोकने के लिए वो 3 तरीके के कंट्रोल होते हैं। इनहेरेंट तो वैसे भी किसी से रुकती नहीं है, राइट। तो क्रेडिट रिस्क नाम की कोई भी रिस्क होती ही नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये कोई ऑडिट रिस्क नहीं है। ऑडिट के दौरान ऐसी किसी भी रिस्क का जिक्र नहीं होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द फॉर्मेट। बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। CRA 3 फॉर्म, 4 फॉर्म होते हैं ना, देखो मैं चारों का मतलब बता देता हूँ, चारों फॉर्म क्यों भरे जाते हैं। CRA जो 1 है ये मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के काम आता है, ठीक है। CRA 2 जो फॉर्म है ये इंटीमेशन का फॉर्म है कि जब आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं,
इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, जब आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो इंटीमेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 2 फॉर्म से। तीसरा फॉर्म जो है ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का है। ठीक है, और चौथा फॉर्म जो है ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्लस एक्सप्लेनेशन, ये बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरवर्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सर हमारी ऑडिट रिपोर्ट हमें मिल गई है, उसमें ये कमियां थी और हमने उन कमियों को कैसे सॉल्व किया है, उसका जवाब एक्सप्लेनेशन बना के BOD को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। उसके लिए CRA 4 फॉर्म का इस्तेमाल होता है। हमसे पूछा है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, तो सर CRA 3 फॉर्म इसका सही जवाब रहेगा। तो आंसर इज सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर इज कवर्ड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनी। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, सीधा सेक्शन है। तो सेक्शन आपको पढ़ाया हुआ है 142 में ऑडिटर का रेम्युनरेशन एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि ऑडिटर को अपना काम करने के लिए पैसे, हाँ जो फीस होती है वो, प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मतलब आने जाने का जो खर्चा होता है वो मिलता है। इसके अलावा कंपनी अगर ऑडिटर से कुछ और काम करवाना चाहती है तो कंपनी को उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, ऐसा हमने यहाँ पे पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय CAG विद इन 60 डेज। 60 दिन में अपॉइंट करना होता है। ठीक है, पहला ऑडिटर CAG अपॉइंट करते हैं और वो भी 60 दिन के अंदर अंदर। गवर्नमेंट कंपनी की बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी की नहीं चल रही है। जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर को। अब कई बच्चे क्या आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो खाली इतना ही पढ़ते हैं फर्स्ट ऑडिटर, बस फर्स्ट ऑडिटर है तो वो सीधा बोलेंगे 30 दिन में करना है सब। पर ये भी तो देखो, ये गवर्नमेंट कंपनी है, CAG अपॉइंट कर रहा है, तो ये 60 दिन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मैच द फॉलोइंग। सबसे इजी टास्क होता है मैच द फॉलोइंग को करना। रिपोर्टिंग ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। मैं फिर बता दूं इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है। तो ये जो इधर वाला पोर्शन है कॉलम A, ये हमारा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को कभी भी आप सफल नहीं करेंगे, मतलब इनका सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, ये 1 2 3 4 पे ही रहेंगे। आपको जो चेंज करना है वो सामने वाले आइटम चेंज करने हैं, राइट? ओके, तो रिपोर्टिंग ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो डिपॉजिट लिए हैं उनकी रिपोर्टिंग कहाँ होती है? तो सर कंपनी जो डिपॉजिट लेती है उसकी देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होती है, 145 में नहीं होता है, ये तो साइनिंग का सेक्शन है। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर नहीं, तो सीधा आ जाएगा यहाँ पे D, कारो रिपोर्ट के अंदर होता है सर। कारो रिपोर्ट में कंपनी ने जो डिपॉजिट ली है उसकी जानकारी देनी होती है। ऐसे 610 जब ऑडिटर किसी और के किए हुए काम को इस्तेमाल करता है, इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को इस्तेमाल करता है, तो ऐसे 610 एप्लीकेबल हो जाता है। तो उसके रिगार्डिंग ये लगेगा, इसलिए 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा C। नेक्स्ट देखिए, ऑडिटर्स राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर का जो राइट है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने का, वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? सर 145 में दिया गया है, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा B, सेक्शन 145। ओके, एंड लास्ट वन इज एसे 230 किसका है? डॉक्यूमेंटेशन का है सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले आप कॉलम A बनाइए, ऐसे केस आइटम लिख दीजिए, फिर कॉलम B बनाइए, उसमें आइटम का सीक्वेंस पहले D लिखिए, फिर C लिखिए, फिर B लिखिए, फिर A लिखिए। ये सही जवाब। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ये इससे मिला दिया, इसको ना इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको ऐसे, कुछ ऐसे करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए एग्जाम में। और ना ही कुछ लोग क्या करें, क्वेश्चन को ही सफल कर देते हैं, B के सामने 1, C के सामने 2, ऐसे कर, नहीं, गलत हो जाएगा। A कांस्टेंट रहेगा, B को सफल करना है, B को ऊपर नीचे करना है, राइट? ओके, क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए ट्रू फॉल्स सर। ट्रू फॉल्स बहुत ही आसान है, देखिए, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन, ये देखो अभी मैं ऊपर आपको यहाँ पे लिखवाया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखवा दिया आपको कि फर्स्ट ऑडिटर जो होता है प्राइवेट कंपनी में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, वो भी 30 दिन में। इन्होंने पूछा 45 दिन में करता है, हमने कहा नहीं सर गलत बोल रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया फॉल्स। ठीक है, 30 दिन में करना होता है, 45 दिन में नहीं, इसलिए फॉल्स हुआ है। दूसरा है एन ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग। सही है क्या ये बात? सही है, पहले प्लान बनता है, फिर उसको ही पेपर पे जब लिखते हैं तो वही ऑडिट प्रोग्राम बन जाता है, तो बिल्कुल ठीक है ये कहना।
नेक्स्ट है द ब्रांच ऑडिटर सेल प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एग्जामिन बाय हिम एंड सेंड इट टू द ऑडिट कमेटी। नहीं भैया, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ब्रांच ऑडिटर है वो अपनी ऑडिट करके जो सेंट्रल ऑडिटर होता है या जो कंपनी ऑडिटर होता है उसको भेजता है, और वो क्या करेगा, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएगा, वो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएगा, समझ गए। तो यहां पे ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये देखो क्वेश्चन, मुझे लगता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा कि गलत है, पर मुझे लगता है इस क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में कुछ फॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन, ये कुछ कहें तो कुछ समझ में आता है। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, प्लस जो सेक्शन 143 है वो तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के साथ डील करता है, राइट। ओके तो सर यहाँ पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया, तो देखो मैं इसका पहले इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ आपको, और इसका जो रिलेवेंट प्रोविजन है वो बता देता हूँ। सेक्शन 143 में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर दे रखा है, वहाँ पे ये जरूर लिखा है कि जो फाइनेंशियल ऑडिटर होगा वो ऑडिट करते टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई करेगा, चेक करेगा कि उसके हिसाब से रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं और उसके हिसाब से ऑडिट करेगा। सेम ही प्रोविजन कॉस्ट ऑडिटर पे भी लगते हैं, तो कॉस्ट ऑडिटर चेक करेगा कि जो रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए गए हैं, और जब ऑडिट करेगा तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करेगा। ये ड्यूटी इस 143 के हिसाब से ऑडिटर के ऊपर लगाई गई है। पर इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं निकल रहा कि कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर ये ड्यूटी है क्या, ऐसा नहीं पूछना चाह रहा। ये कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेंटेनेंस करना मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन थोड़ा सा, फिर भी मैं ये मान के आपको आंसर दे रहा हूं सब्जेक्ट टू, ध्यान दीजिएगा मैं सब्जेक्ट टू आंसर दे रहा हूं, ठीक है। मैं ये मान के दे रहा हूं कि ये बोल रहा है कि 143 के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाते टाइम पे फॉलो करना होगा, मैंडेटरी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से फॉल्स हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकता है तो फिर आंसर भी चेंज हो जाएगा। मैं बता दूं, कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट करते टाइम पे ये चेक जरूर करना होता है कि जो रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, और जो वो ऑडिट करेगा वो एज पर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड करेगा, तो ये उसकी ड्यूटी जरूर है। अब अगर वो पूछना चाह रहे हैं तो हम ट्रू कह सकते हैं, पर ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही समझ में आ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग ये फॉल्स होगा। ओके चलिए, तो ये थे आपके ऑडिट पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके कुछ डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यूज चाहिए उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।